हेलो स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा हमने आपका अभी तक चैप्टर जो 5 था, जो कि था आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वो हमने देख लिया था, ठीक है। और उसकी आपने जो थ्योरी देख ली थी, हमने उसको समझ लिया था। उसके अलावा उसके अंदर ब्लू क्वेश्चन और बुक के पीछे के क्वेश्चन जो भी थे हमने वो सारे डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा भी था अगर किसी स्टूडेंट को डाउट वगैरह है तो वो बता सकता है, ठीक है। कुछ एक दो स्टूडेंट के डाउट थे, एक ही स्टूडेंट असल में। और एक और चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ हिंदी मीडियम में खाली एक स्टूडेंट ही एक्टिव है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं अपने पास वो सबके सब एक्टिव हो धीरे धीरे। अगर इनमें एक्टिव होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्टिव होने मतलब स्टडी स्टार्ट करने में इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताए भाई, ग्रुप में डाल दे कि सर हमें ये दिक्कत है इसलिए हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कुछ भी जो भी आपकी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर मेरे हाथ में हुआ तो हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो चैप्टर 5 हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और अब चैप्टर 1 जो है, जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसको हमको देखना है। और ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है और सीबीएसई के हिसाब से ये आपका फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन हमने जो चैप्टर 5 था वो पहले स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे हिसाब से कि सबसे पहले आपको जो तत्व होते हैं, तत्व को कैसे लिखा जाता है, उनको किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं, ठीक है, सोडियम को Na से दिखाते हैं। सबसे पहले वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि कौन कितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कौन विद्युत धनात्मक ज़्यादा है, ठीक है, किसके अंदर नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, किसके अंदर कम है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें आपको डिसाइड करेगी, या फिर यही चीज़ें तय करेगी कि आप जो ये चैप्टर को पढ़ोगे 1 से लेकर 4 तक जो चैप्टर, इनमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया आएगी वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। उसमें सीधा सीधा लेना देना है आपके नाभिकीय आवेश का, ठीक है, कि किस तत्व का नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, किसका कम है, ठीक है। वो सारी आपकी जो कहानी है मतलब उसमें बहुत बड़ा हाथ रखता है वो, ठीक है। ये जस्ट इसका एक पहली वीडियो है परिचय, इसमें जस्ट चैप्टर के बारे में बताया जाए आपको, ठीक है। चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और इसके पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, और जस्ट थोड़ा सा इसको स्टार्ट किया जाएगा। देखो, तो चैप्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका थोड़ा मतलब समझ लो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है। देखो, एक सिंपल सी परिभाषा है और सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी पदार्थ के द्वारा, अच्छे सुनना इसको, किसी भी पदार्थ के द्वारा उसके अणुओं द्वारा, या फिर इसको ऐसा सुनो, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु अपनी संरचना को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि बोला गया है एक ऐसी प्रक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ है, आपको अगर चाहे तो कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी अच्छा लगे यहाँ पे, या फिर जो भी आपको अपने लगे कि हाँ ये मेरे काम आ सकता है स्टडी के टाइम पे, ठीक है, वो कर सकते हो आप। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, अब देखिए पदार्थ का वो अणु भी हो सकते हैं, या फिर आपके परमाणु भी हो सकते हैं, या फिर आपका एक यौगिक भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपको बता दिया जाएगा तीनों चीज़ क्या है, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु अपनी संरचना को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, अपनी संरचना को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। ये प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ आनी चाहिए आपके सामने, या फिर आपके अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ठीक है सर रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलते थे, लेकिन समीकरण क्यों लगाया हुआ था इसके आगे, ठीक है। कोई गणित थोड़ी पढ़ रहे हैं कि गणित के आगे क्वेश्चन जैसे समीकरण जैसे होती है उसको लिखेंगे, नहीं। यहाँ पर समीकरण लिखने का मतलब है कि जब आप ये रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ोगे ना, तो आप ये बताओगे कि जैसे ये अणु और ये दूसरा अणु, इनके बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो आपको ये पूरी की पूरी ये जो जैसे लाइन के फॉर्म में आपको लिखना पड़ रहा है, ऐसा लिखना ना पड़े, आप खाली उनके जिससे उनको प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं, सोडियम को S से दिखाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से दिखाते हैं। इनके जो भी इनके चिन्ह दिए गए हैं, या फिर इनको जिस नाम से प्रदर्शित करते हैं,
उनके नाम से ही आप इनको लिख सको। क्यों? क्योंकि ऐसा जब लिखोगे आप बहुत छोटी हो जाएगी ये पूरी की पूरी रामायण की तरह लिखना, ठीक है, वो छोटा हो जाएगा। और हम इस तरह लिखेंगे जिसमें उनके जो चिन्ह है, जिस चिन्ह से उनको प्रदर्शित करते हैं वो भी आ जाएंगे, और कौन सी गैस उनमें निकल रही है या फिर कौन सा तापमान बदल रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। जब इस तरह लिखेंगे तो उनको बोला जाएगा समीकरण, लेकिन वो अभी आगे की चीज़ें हम बताएंगे आपको क्या कुछ असल में है, ठीक है। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज़ देखिए, इसके बाद फिर और जो बुनियादी चीज़ें वो मैं बताता हूँ कि ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ के अणु जो थे उन्होंने अपनी व्यवस्था, जो उनकी संरचना थी उसको व्यवस्थित कर लिया। मान लो जैसे एक परमाणु है, परमाणु की संरचना मान लो पहले कुछ इस तरीके से थी, मान लेते हैं, ठीक है। मान लो 4 परमाणु थे और वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए थे किसी पदार्थ के अंदर, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी कुछ इस तरह हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? ये एक स्क्वायर बना, मतलब एक वर्ग बना ले, है ना, या फिर हो सकता है ये एक आयत बना ले, ठीक है। 4 भुजा दोनों में तो है 4 भुजा, लेकिन उन्होंने अपनी जो संरचना थी उसको पुनर्व्यवस्थित कर लिया। मतलब पहले से ही व्यवस्थित थे ये, लेकिन अब एक बार और दोबारा व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। उसको बोला जाता है पुनर्व्यवस्थित, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है या फिर एक आयत बना सकता है, वर्ग बना सकता है, कुछ ही बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लो 4 अणु जैसे यहाँ पर थे, अब ये 4 परमाणु इधर आ गए, ठीक है। 4 परमाणु यहाँ, 4 परमाणु इधर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पुनर्व्यवस्थित करना, ठीक है। अच्छा, अब बस एक और चीज़ देखो, फिर आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो और अच्छे से समझ आ पाए। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया आपके जो भी अणु परमाणु, अलग अलग तरह के अणु परमाणु जो भी होते हैं, ठीक है, रसायन जो भी होते हैं उनके बीच में ये होती है। अच्छा, लेकिन जब भी होती है आपको कुछ चीज़ें ना बदलती हुई दिखाई दे सकती है। अब वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? पहला मान लीजिए, जो भी जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि जब आपने लिए तब वो द्रव अवस्था में थे और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद वो बिल्कुल ठोस अवस्था में बदल जाए, और बिल्कुल होगा भी, हम देखेंगे काफ़ी ऐसे समीकरण आएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा बोल सकते हो कि आपने उसको देखा तो हो सकता है कि उसका तापमान बदल जाए। इसका मतलब ये ऊपर वाला वर्ड है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। मतलब पहले गर्म था ठंडा हो गया, ठंडा था गर्म हो गया, गर्म था तो और ज़्यादा गर्म हो गया। इस तरह से जो भी ये चीज़ें हैं, आपको मतलब तापमान के अंदर परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। एक और चीज़ देखते हैं, क्या है कि मान लीजिए उसमें किसी गैस का निकास हो रहा हो, गैस का निकास या फिर किसी गैस का बनना। मान लो आपने कोई एक रसायन मिलाया, 2 रसायन मिलाया, उनके रसायन के मिलते ही आपको ना एक गैस निकलती हुई दिखाई दी उनमें से, तो ऐसा भी हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में बिल्कुल होता है और ये बहुत नॉर्मल है, सामान्य है, ये तो काफ़ी ठीक है। आपको गैस का निकलता हुई दिखा दे सकती है। आपको एक और चीज़ दिखाई दे सकती है, आपको जो रंग होता है, रसायनों के जो भी रंग होते हैं उनमें परिवर्तन, ठीक है, रंगों में परिवर्तन। ये चीज़ें हैं जो कि आपको बाहर से देखने से मिल सकती है, ठीक है। अवस्था मान लीजिए आपने 3 अवस्था पढ़ी है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। हालांकि होने को 5 होती है, लेकिन हम ये पूरी जो आपकी जो विज्ञान है, पूरी विज्ञान तो नहीं, खाली जो 10th लेवल तक की, 10वीं तक की जो आपकी विज्ञान है उसमें हम 3 अवस्था के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है ठोस से गैस में हो जाए, गैस से वो उसमें आ जाए वापस द्रव अवस्था में, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। अच्छा, तापमान में कुछ परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, चलो इसका जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी आपको अच्छे से बताऊंगा, पूरा इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है, जो समीकरण है। अच्छा, तापमान में मतलब कुल मिला के परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, देखिए गैस का कोई निकास हो सकता है, और कई बार ऐसी समीकरण आएगी भी कि उनमें से ना आपको अलग अलग तरह की गैसें निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और उन गैस का जब आप मान लो उसको, अगर मान लीजिए कई बार तो ऐसा होगा गैस नॉर्मल आपको जैसे धुएं की इस तरह निकलती हुई दिखाई देगी, कई बार आप जिस रूम में उसको कर रहे होगे ना उसमें आपको एक स्मेल, मतलब एक सुगंध आने लग जाएगी, ठीक है। इसके यहाँ पे एक और चीज़ भी लिख सकते हो आपकी, उनकी सुगंध में परिवर्तन, सुगंध में परिवर्तन, ये भी देखने को मिल सकता है। तो इनमें से कोई भी अगर चीज़ें आपको देखने को मिलती है
तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि सर यहाँ पर आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया रसायनों के मध्य होती है और रसायन आपके अणु और परमाणु इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें मेरे हिसाब से आगे होगी समझ आपको। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपकी बुक में भी दे रखी है ये, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये अणु परमाणु यौगिक ये होते क्या हैं, ठीक है। देखो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सके, ठीक है। दोबारा सुन लो आसम से कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण मतलब सबसे छोटा कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके, ठीक है, उसको बोला जाता है परमाणु। परमाणु क्या? किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ ले लो आप, कोई भी चीज, सबसे छोटा कण जिसे कि क्या नहीं किया जा सके, जिसे विभाजित ना किया जा सके, जिसे विभाजित ना किया जा सके मतलब उसको और तोड़ा ना जा सके, उसको तो बोला जाता है आपका परमाणु, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है परमाणु के, अगर कोई उदाहरण पूछे तो जैसे मान लो कार्बन है आपका, ठीक है, सोडियम है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम है आपका, कैल्शियम है आपका, ये सारे परमाणु हैं। ये एक जैसे कार्बन है ना, कार्बन आपका जो कोयला होता है उसमें हर एक कण कार्बन के परमाणु से बना होता है, ठीक है। और वो परमाणु का कण कैसा होता है कि उसे आगे आप विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी पदार्थ ले सकते हो। अब बात आती है कि सर ये परमाणु ठीक है, लेकिन ये अणु इससे मिलता जुलता कुछ लग रहा है। नाम से इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं हम कि अणु इससे मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ कोई भी कण, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ कण मतलब परमाणुओं के मिलने से बनता है आपका अणु। लेकिन सबसे बड़ा इनमें जो अंतर है वो ये है कि अणु में हर एक जो परमाणु होता है वो एक तरह का रहता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप अगर चाहे तो, समान परमाणुओं से मिलकर बना कोई भी कण जिसे आगे विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि बताओ जी मुझे इसके उदाहरण बताओ, बेटे सबसे जो जरूरी बात, बुनियादी चीज़ आपको जो याद रखनी वो है समान अणु। असमान नहीं, समान। समान मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस जो मिलती है आपको वो H2 की फॉर्म में मिलती है। H2 का मतलब आपको हमेशा दो हाइड्रोजन के परमाणु एक साथ मिलते हैं आपकी प्रकृति में। ऐसे ही आपके ऑक्सीजन भी जब भी आप ढूंढने जाओगे प्रकृति में तो आपको ऑक्सीजन के दो परमाणु एक साथ मिलेंगे किसी बंध बनाए हुए, कोई भी एक बंध बनाए हुए, ठीक है। इसको तो इसमें देखो आप कोई पूछे ये परमाणु है कि अणु है, तो आप बोलोगे सर ये अणु है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा परमाणु है, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा समान परमाणु से मिलकर बना कण अणु कहलाता है, ठीक है। तो ये अणु हो गया, ये भी अणु है, ये परमाणु है। इनमें एक ही कण है लेकिन इसमें एक से ज़्यादा कण है लेकिन समान तरह के हुए हैं, ठीक है। तो इसको बोला गया अणु। अब बात आती है यौगिक की। यौगिक बेटा ये छोटी मेरे हिसाब से ये चीज़ वो है जो आपको क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी स्टूडेंट को नहीं है तो हम इसको जस्ट वापस रिपीट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अब यौगिक क्या होता है? यौगिक की परिभाषा में कुछ इससे ही मिलती है, लेकिन असमान परमाणुओं से मिलके बना कण, असमान परमाणुओं से मिलके बना कोई भी कण आपका यौगिक कहलाता है। अब इसका उदाहरण देते ही आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए NaCl। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका खाने वाला नमक। अब इसके अंदर क्या है? सोडियम एक अलग तरह का परमाणु है, क्लोरीन एक अलग तरह का परमाणु है। ये एक जैसे थोड़ी ना है ना। एक जैसे होते तो क्या बोलते थे इसको आप? अणु। लेकिन अब ये बेटा अलग अलग तरह के वो है परमाणु, तो यहाँ पर इसको बोला गया है यौगिक। ऐसे मान लीजिए आपका पानी H2O। अब H2O क्या है? ये भी एक
यौगिक है। क्यों? क्योंकि ये भी अलग अलग तरह के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। पहला इसमें है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग तरह के परमाणु हैं, ठीक है। तो जहाँ पर अलग अलग तरह के परमाणु से मिलकर कोई चीज़ बनती है उसको बोलते हैं आप यौगिक। समान परमाणु से मिलकर बना है तो अणु, और अगर किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना, खाली एक बिल्कुल सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का, उसको बोला जाता है परमाणु, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसलिए जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लीजिए, मीथेन। मीथेन गैस होती है एक, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ठीक है। मीथेन गैस भी क्या है? मीथेन गैस भी एक यौगिक ही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन। कार्बन एक अलग परमाणु है, हाइड्रोजन एक अलग परमाणु है, ठीक है। इसलिए अणु, परमाणु और यौगिक, इन दोनों के बीच में ये एक छोटा सा अंतर है, बुनियादी अंतर। और ये बेटा आपको पता होना ही चाहिए। 10वीं क्लास में अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ आप साथ लेके आना, ठीक है। मतलब यहाँ पे रख के, ऐसा नहीं कि कॉपी किताब, हाँ सर हम 9th की कॉपी ले आए और आप पढ़ाओ, हमारे पास है सारी चीज़, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। प्रेशर में आके नहीं कि प्रेशराइज नहीं, मुझको 10 किताबें पढ़ के इसमें भेजे में घुसानी है या फिर 20 किताबें पढ़ के भेजे में घुसानी, नहीं नहीं नहीं। आपको बस उनको समझना है। जब आप उनको समझ लोगे ना, तब वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बर्डन लगेगा सर में, नहीं। अगर आप समझ गए तो बस बिल्कुल लाइट हो जाओगे, मतलब लाइट वेट, मतलब बिल्कुल हल्के हो जाओगे आप। जैसे मान लो आपने 8वीं क्लास पढ़ रखी है आराम से, 9वीं क्लास में पढ़ रखी है, तो कोई बोले बेटा अब 8वीं क्लास है, आपको ना 10वीं जो आप पढ़ रहे हो उसमें 8वीं क्लास की जो किताब है, बुक, वो पढ़ाई जाएगी। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो उसको तो कर देंगे 1 दिन में, 2 दिन में, उसको हफ्ते भर में कर लेंगे उसको पूरा। क्यों ऐसी दिक्कत नहीं? क्योंकि आपने वो चीज़ पहले पढ़ चुकी है, ठीक है। पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आप उनको अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि अब आपको पता है उसमें जो भी चीज़ें थी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें थी, और वो आप सारे आसपास देखते हो। और हो सकता है 8वीं क्लास में से कुछ भी चीज़ें पूछे तो आप बता भी पाओ, ठीक है। और हो सकता है कुछ नहीं बता पाओ, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर वो चीज़ें समझी है, वो भी, और मान लो कोई भी चीज़ अगर समझी है तो उसको यहाँ पे वजन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर अगर हाँ बेटा समझी नहीं है और रटी है, या फिर किसी के प्रेशर में आके बस आपने सर में डाल ली है, तो फिर वो दिक्कत करेगा आपको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप समझने पे ध्यान देना कि ये रामायण लिखने पे, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखेंगे उसमें थोड़ा सा किस तरह उनका मतलब हो सकता है। देखिए मैं बिल्कुल सबसे छोटी चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा सी होता है आपका कार्बन, ठीक है। इसका मतलब ओनली मैंने सी लिखा है, तो इसका मतलब एक कार्बन का परमाणु, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा है H2। चलिए इसको हटाइए। सी लिखा मैंने, इसका मतलब है एक कार्बन का परमाणु। अब मान लीजिए मैंने सी के आगे 10 लिख दिया, 10 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 10 कार्बन के परमाणु हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो इसका मतलब भी वही सर कि 2 कार्बन के परमाणु हैं। अच्छा, अब आ जाओ, मान लो मैंने लिखा H2 मतलब कि भाई 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। अब मान लो आपने इसके आगे लिख दिया 5H2, है ना। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जो H2 है ये 5 है ना। और मैं पूछूं कि एक एक परमाणु गिन के बताऊंगा कितने परमाणु हुए टोटल, तो आप बताओगे सर 5 को ना 2 से गुणा कर दो तो आपको ना परमाणु मिल जाएंगे। 5 गुणा 2 10। बस इसको ना, इसको इससे गुणा कर दिया करो, ठीक है। इसका मतलब असल में है क्या? देखो इसको समझ में गुणा करके क्यों दिखा रहा हूँ। 5H2 का मतलब है कि H2 जो है वो 5 बार है, 1 2 3 4 5। H2 5 बार है, ठीक है। और हर एक में कार्बन का, हर एक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। जरा जोड़ो इनको, कितने हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब कि हाइड्रोजन के 10 परमाणु। और यहाँ पर हमने सीधा क्या बता दिया? हाइड्रोजन के 10 परमाणु। तो इसको ऐसे करने से, लिखने से बजाय और ऐसे समझने के बजाय मैं चाहता हूँ कि आप इसको छोटे तरीके से समझ लें। 5 को 2 से गुणा कर दो और आपके पास जितने भी अणु रहेंगे, जितने भी परमाणु रहेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा,
मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, इसका 10, इसका मतलब भी भाई हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 10 गुणा 2 मतलब कि 20 परमाणु हो गए। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलो। अब मैंने लिखा NaCl। अब मैं पूछूं कि बताओ जी इसके अंदर सोडियम के कितने परमाणु हैं और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं। सोडियम एक बार लिखा गया है तो मतलब सोडियम का एक परमाणु है, क्लोरीन एक बार लिखा गया है तो इसका मतलब क्लोरीन का भी एक परमाणु है। ठीक है, अब मैंने इसके आगे लिख दिया 3 NaCl मतलब कि 3 NaCl। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो NaCl है, पहली बात तो बता दूं ये पूरा का पूरा एक यौगिक है, हमने 2 मिनट पहले बताया था। ठीक है, पहले यौगिक के लेवल पे बात करते हैं। ये यौगिक कितने हैं, ये यौगिक का मतलब ये पूरी की पूरी तरह एक कण की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, यौगिक मतलब एक कण बताया ना मैंने, कण बनता है तो एक पूरे का पूरा एक कण की तरह व्यवहार करेगा। तो ये एक कण है और आगे क्या लिखा हुआ है 3, तो मतलब NaCl के कितने कण हो गए, 3 कण हो गए। ठीक है, 3 छोटे छोटे कण हो गए NaCl के। अच्छा, हमने बता दिया, या फिर आपने कोई पूछे ये कितने यौगिक है तो आपने बता दिया सर 3 लिखा हुआ है ना और आगे ये यौगिक है तो मतलब 3 यौगिक है असल में। ठीक है, अच्छा अब कोई पूछे तो ठीक है यौगिक तो है 3, लेकिन इसमें एक एक चीज़ बताओगे कि सोडियम के कितने परमाणु हैं और क्लोरीन के कितने परमाणु, तो आप बताओगे सर इसके आगे 3 लिखा हुआ है तो मतलब सोडियम के 3 परमाणु हैं, इसके आगे क्लोरीन लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 है तो मतलब क्लोरीन के भी 3 परमाणु हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ। अब एक और चीज़ और ले लीजिए, मान ली लिखा हुआ CH4, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के तो 4 CH4 नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के तो 4 परमाणु हैं और कार्बन का 1 परमाणु है। ठीक है, अब इसके आगे मान ली लिख दिया आपने 2 CH4। ठीक है, 2 CH4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा CH4 2 बार है, मतलब कि CH4 ये पूरा का पूरा CH4 2 बार है। अच्छा, अब कोई पूछे ठीक है CH4 या फिर यानी कि मीथेन ये तो 2 बार है, लेकिन मुझे एक एक परमाणु गिन के बताओ कार्बन का कितना है और हाइड्रोजन का कितना है। कार्बन के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, बस इसके यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, तो कार्बन के हो गए 2 परमाणु, कार्बन के हो गए बेटा 2 परमाणु। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है H4 यानी कि H4 और आगे लिखा हुआ है 2। अब इसको कैसे करके, वही जैसे मैंने बताया ना, इसको इससे गुणा कर लो। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 यानी कि 8, तो हाइड्रोजन के 8 परमाणु और कार्बन के 2 परमाणु। ठीक है, अच्छा अब बस एक लास्ट और चीज़ देखो बेटा, देखो माने लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसके अंदर पूछ रहा है कि कौन कौन से परमाणु कितनी कितनी संख्या में है। Ca यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि कैल्शियम का 1 परमाणु है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है और इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना वो 2 बार है, मतलब कि एक कार्बन है इससे OH 2 बार जुड़ा हुआ है, एक OH यहाँ पे जोड़ दिया, मान लो एक OH यहाँ पे जोड़ दिया। ये जो समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, कार्बन के सॉरी कैल्शियम है नहीं, ये तो कैल्शियम के साथ 2 OH के परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, अणु। अच्छा, OH यानी कि 2 बार है, अगर 2, और मान लीजिए अगर यहाँ पे होता नहीं, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो इसका मतलब OH यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना वो 3 बार है, तो आप यहाँ पे लिख देते 3 OH, इसका मतलब ये समझते हैं आप। ठीक है, अच्छा लेकिन अभी यहाँ पे 2 है तो हम 2 ही समझेंगे। अच्छा, अब कोई पूछे मुझे बताओ कैल्शियम तो 1 बार है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है। अब इसमें देखो आप, ऑक्सीजन अगर पूरे में देखो तो ऑक्सीजन कितने बार है, बोलोगे सर 2 बार है। कैसे, ऑक्सीजन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 2 बार। हाइड्रोजन भी कोई पूछे तो उसका मतलब हाइड्रोजन कितनी बार है, 1 2, हाइड्रोजन भी है 2 बार और कैल्शियम है 1 बार। कैल्शियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। अब इसका मतलब आप सीधा ही देख सकते हो, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, जितना लिखा हुआ है उतने उसके परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बेटा। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना, और आगे जो मैं बताऊंगा वो बताया जाएगा कि अच्छा मैंने आपको चैप्टर 3 जो था 9th क्लास का वो पढ़ने के लिए बोला था, है ना, कि उसको पढ़ना, उसमें कुछ चीज़ें दी हुई है जो हमको यहाँ पे सीधे तौर पे काम आएगी। ठीक है, उसमें था एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ क्या बोलता है वो,
कि देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या फिर कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में आप द्रव्यमान को ना तो पैदा कर सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो। ठीक है, आप पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यमान को ना ही नष्ट कर सकते हो ना ही पैदा कर सकते हो, केवल उसको एक दूसरे रूप में बदल सकते हो। ठीक है, दूसरे रूप में आप उसको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। अच्छा, और एक और चीज़ सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया के मतलब इसके अंदर क्या होता है द्रव्यमान को लेके। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप ना तो द्रव्यमान को पैदा कर सकते हो ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हो। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी आपको उतना ही द्रव्यमान प्राप्त होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 ग्राम कोई भी रसायन लिए, उनके बीच में अभिक्रिया कराई, तो अभिक्रिया के बाद भी आपको 2 ग्राम ही रसायन प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं कि 2 ग्राम रसायन लिए और आपको एक 100 ग्राम का कुछ अलग चीज़ मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसका एक परिचय वीडियो। और इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, थोड़ी सी और चीज़ अगर बताना चाहो तो इसमें आपने रासायनिक अभिक्रिया मैंने अभी आपको बताई। कल हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे है। ठीक है, और एक बड़े तरीके से लेते हुए हम एक ऐसे छोटे और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, जो कि आपके बुक में भी है, कि रासायनिक अभिक्रिया को और छोटे और बहुत अच्छे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि उसी तरीके से आपके पूरे दुनिया जो है उसमें लिखी जाती है वो। ठीक है, वो तरीका ऐसा है कि आपको कम चीज़ें लिखनी होती है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, फिर आपको बताया जाएगा कि कितने तरह की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। रासायनिक अभिक्रिया के भी की अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने तरह की होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर आपको एंड में थोड़ा ये बताया जाएगा कि आपको मान लीजिए कई बार देखा होगा ना, आपने सुना होगा जंग लग गया। ठीक है, लोहे में, एल्यूमिनियम में आपने सुना होगा जंग लग गया। ठीक है, तो जंग लगना क्या होता है, ऐसे मान लो अगर आप खाना होता है ना आपका, उस खाने को बाहर छोड़ दो। आपका जो भी खाना होता है उसको कुछ घंटों के लिए बाहर छोड़ दो। सब्जी है, जैसे जनरली सब्जी के साथ ऐसा होता है, सब्जी को आप कुछ घंटों के लिए बाहर छोड़ दो, आप देखोगे कि कुछ समय बाद ना बिल्कुल खट्टी खट्टी सी हो गई है, उसमें से कुछ बुलबुले निकलना स्टार्ट हो गए और खाने लायक नहीं रही, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो इसका क्या कारण है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी। और साथ में ही आपको ये और चीज़ें साथ में बताई जाएगी कि आपके आसपास जो दैनिक जीवन है ना, उसमें कितनी तरह की अभिक्रियाएं हो रही है या फिर कैसे कैसे कुछ चीज़ें हो रही है। जैसे कि आप करके देख सकते हो आज के टाइम में कि आप नमक लेना, उसमें नींबू का रस ऐसे डालना। ठीक है, काफ़ी सारा नींबू का रस डाल लेना और फिर उस नमक को हिलाना। आप देखोगे कि आपको ना एक बैंगनी कलर का कुछ चीज़ दिखाई देगी उसके अंदर, बैंगनी कलर की। ठीक है, आप अगर चाहते हो तो ये चीज़ करके देखना और फिर कल हम बताएंगे कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके दैनिक जीवन की जो भी चीज़ें हैं वो सारी सारी आपके रसायन विज्ञान के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, तो तब तक मज़े करो। थैंक यू बेटा।